हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 11वीं क्लास है। इकोनॉमिक्स को हम लोग आपका देख रहे हैं और चैप्टर नंबर 4 हमारा चल रहा था। और चैप्टर नंबर 4 के अंतर्गत जो है मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको करा रहा था भारत में मानव पूंजी निर्माण। तो बेसिकली इसी चैप्टर के अंदर हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ह्यूमन एसेट के बारे में पढ़ रहे थे कि आपका मानव पूंजी क्या है। तो पहला हमारा जो पॉइंट था वही था कि मानव पूंजी क्या है। उसके बाद मानव पूंजी के स्रोत क्या है, आखिर में जो ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो आपके बनते क्या हैं, ठीक, उनके फर्मों का काम क्या है, भौतिक पूंजी क्या है, ये सारी चीजें। मानव पूंजी और आर्थिक समृद्धि क्या है, ठीक ठीक, इनके प्रति हम गौर पर सारी चीजें हैं, ठीक। और इसी को हम लोग गौर करके आपको देखेंगे, ठीक। और इन्हीं मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। तो आज हम लोग इसमें 4 यूनिट शुरू करेंगे, मानव पूंजी और मानव विकास। क्या देखेंगे, मानव पूंजी और मानव विकास, ठीक है। ये दोनों पारिभाषिक शब्द मिलते जुलते भले ही प्रतीत होते हैं, पर इनके बीच स्पष्ट अंतर है। मानव पूंजी की अवधारणा शिक्षा और स्वास्थ्य को श्रम की उपलब्धता के बढ़ाने के माध्यम से मानती है। मानव विकास के इस विचार पर आधारित है कि शिक्षा और स्वास्थ्य मानव कल्याण के अभिन्न अंग है। क्या है, शिक्षा और स्वास्थ्य मानव कल्याण के अभिन्न अंग है, क्योंकि जब लोगों में पढ़ने लिखने की सुदीर्घ स्वास्थ्य जीवन यापन करने की क्षमता आती है, वह ऐसे चयन करने में सक्षम हो पाते हैं जिन्हें वो महत्वपूर्ण मानते हैं। मानव पूंजी का विचार मानव को किसी साध्य की प्राप्ति का साधन मानता है। यह साधन उत्पादकता की वृद्धि है। इस मतानुसार शिक्षा और स्वास्थ्य पर किया गया है। निवेश के अनुत्पादक अगर उसे वस्तु और सेवा में निर्गत में वृद्धि ना हो तो मानव विकास के परिलक्ष्य में मानव विकास स्वयं ही साध्य होता है। भले ही शिक्षा और स्वास्थ्य आदि पर निवेश से श्रम की उच्च उत्पादकता में सुधार नहीं होगा, किंतु इसके माध्यम से मानव कल्याण का संवर्धन होना चाहिए। अतः श्रम की उत्पादकता में सुधार के पक्ष में अनदेखा करते हुए बुनियादी शिक्षा और बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं का अपना अलग महत्व हो जाता है। इस दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति का बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं पर अधिकार सिद्ध हो जाता है। दूसरे शब्दों में समाज के प्रत्येक सदस्य को साक्षर और स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार है। कैसा है, स्वास्थ्य और साक्षर जीवन जीने का अधिकार है, ठीक। ये हमको भारत में मानव पूंजी निर्माण की स्थिति, कि भारत में जो आपका मानव पूंजी निर्माण है उसकी स्थिति क्या है, ये हमको आपका देखना है कि भारत में मानव पूंजी निर्माण की स्थिति क्या रही है। तो एक बार मानव पूंजी निर्माण की स्थिति पर आगे बढ़ने से पहले एक बार मानव विकास में क्या चीजें हैं, क्या धारणाएं हैं, इनको अच्छे से आप देख लें और इनको अच्छे से बात कर लें और पढ़ लीजिए। किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, आप मुझसे पूछें। देख लिया, आगे बढ़ जाए। ऐसा किसी क्वेरी, कोई क्वेश्चन बच्चों? चलिए अब बात करेंगे इससे आगे, और टॉपिक है भारत में मानव पूंजी निर्माण की स्थिति। कि आखिर में जो हम शिक्षा स्वास्थ्य ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं उसकी भारत में प्रेजेंट कंडीशंस क्या है, ये हम, ठीक। इस खंड में हम भारत में मानव पूंजी निर्माण का विश्लेषण करने जा रहे हैं। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि मानव पूंजी निर्माण शिक्षा, स्वास्थ्य और कार्यस्थल के परीक्षण के प्रवास और सूचना निवेश का परिमाण है। अगर आप शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, प्रशिक्षण पर और किसी के प्रवसन पर और सूचनाओं पर निवेश करते हैं तो इनमें शिक्षा और स्वास्थ्य मानव पूंजी निर्माण के दो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इंपॉर्टेंट स्रोत की बात की जाए तो सबसे है शिक्षा और स्वास्थ्य। ये दो सबसे बड़े आगे क्या है, मानव पूंजी निर्माण के सबसे बड़े फैक्टर हो सकते हैं, ठीक। दो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं। हम जानते हैं कि भारत की प्रशासनिक व्यवस्था संघीय है। कैसा है, संघीय, फेडरलिज्म है, यानी कि यहाँ पर शक्तियों का क्या है, आपका बंटवारा है।
कैसा है? केंद्र में अलग शक्ति है, राज्य में अलग शक्ति है, जिले में ग्राम जिला शक्ति है और गांव में ग्राम प्रधान है। यानी बेसिकली 3 स्तर पर हमारी जो है पावर को डिवाइड किया गया है, ग्राम पंचायत, राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर। ठीक, इसमें केंद्र, राज्य और स्थानीय निकाय, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत आती है। कैसा है? नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत इसके अंतर्गत आपका शामिल है। भारत के संविधान में सभी स्तर के प्रशासकीय निकायों के कार्य दायित्वों को बहुत स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है। इस प्रकार शिक्षा, स्वास्थ्य दोनों पर ही 3 ही प्रशासकीय स्तरों के साथ साथ वहन किया जाता है। स्वास्थ्य क्षेत्रों का विस्तार विश्लेषण आप अध्याय 8 में किया जा चुका है, अतः आप इसमें केवल शिक्षा के क्षेत्र का ही विश्लेषण करें। तो क्या पढ़ेंगे? केवल हम इसमें हम अच्छे से केवल एजुकेशन के बारे में ही पढ़ेंगे कि एजुकेशन के बारे में क्या कुछ किया गया है, कैसी कुछ स्थिति हमारे यहाँ मानव पूंजी के लिए बनी है, ये हम इसमें आपका देख सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य के निवेश की देखरेख कौन करता है? क्या करें कि कौन करता है? ठीक, भारत में शिक्षा क्षेत्र में विश्लेषण पूर्व में हम शिक्षा और स्वास्थ्य केंद्र में सरकारों के हस्तक्षेप की आवश्यकता पर विचार करें। हम जानते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य की देखभाल में निजी और सामाजिक लाभों को उत्पन्न करती है, इसी कारण इन सेवाओं के बाजार में निजी और सार्वजनिक संस्थाओं का अस्तित्व है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर व्यय महत्वपूर्ण है, दीर्घकालीन प्रभाव डालते हैं, इन्हें आसानी से बदला नहीं जा सकता, इसलिए सरकारी हस्तक्षेप कार्य माना है। मान लीजिए जब किसी बच्चे को सरकारी स्कूल या फिर स्वास्थ्य सेवाओं केंद्र की भर्ती पे कराया जाता है जहां आवश्यकता सुविधा प्रदान नहीं की जा रही है, तो इससे पहले ही बच्चे के किसी अन्य संस्थान में स्थानांतरित किए जाने का निर्णय लिया जाएगा। मान लीजिए कोई भी चीज ऐसी है, किसी बच्चे को एडमिट कराया और वहां वो चीजें प्रदान नहीं की गई, तो हम क्या करते हैं कि भैया इसको रेफर कर दीजिए, इसको किसी और आप दूसरे हॉस्पिटल में भेज दीजिए, इसको वहां भेज देते हैं और इस पर हम लोग आपका पूरा आपका देखते हैं। इन स्वास्थ्य सेवाओं में व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को सेवा और गुणवत्ता और लागत के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी नहीं होती। इन परिस्थितियों में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। कैसा है? शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी जो आपके चीजें हैं वो आपका पूरी कराई जाती है और शोषण करने लगती है। यह सरकार की भूमिका का एक महत्वपूर्ण स्वरूप हो सकता है कि वह निजी सेवा क्षेत्रों को उचित मानकों के अनुसार सेवा दें और उनकी उचित कीमतों के ग्रहण पर वाध्य हों। भारत में शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत संघीय और राज्य स्तर पर शिक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी परिषद आयोग आती है। कौन आती है शिक्षा के क्षेत्र में? ध्यान दीजिए, पहला आती है राज्य स्तर पर शिक्षा मंत्रालय, दूसरा है राष्ट्रीय स्तर पर अनुसंधान और तीसरा है प्रशिक्षण परिषद और चौथे पर है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, एक है अखिल भारतीय आपका तकनीकी परिषद आयोग। इन सबको हम इसमें आपका देखते हैं। राज्य स्तरों और स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सा मंत्रालय आयोग के विभिन्न स्वास्थ्य विभागों और भारतीय चिकित्सा कर्मी अनुसंधान पर कार्य करती है। भारत जैसे विकासशील देशों में जहां संख्या एक विशाल वर्ग तटीय रेखा के नीचे जीवन व्यतीत करता है, वहीं बुनियादी शिक्षा स्वास्थ्य की देखभाल सुविधाओं पर पर्याप्त व्यय नहीं कर सकते हैं। यही नहीं, भारत की अधिकांश जनता अति विशिष्ट स्वास्थ्य देखभाल और उचित शिक्षा का भार वहन नहीं कर पाती। जब बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य की देखभाल सेवाओं के नागरिकों का अधिकार मान लिया जाता है, तो अनिवार्य है कि सभी को सुपात्र नागरिकों विशेष सामाजिक दृष्टि से कैसे हो, अगर कोई विशिष्ट सेवा की आपको देखभाल करनी, हायर एजुकेशन का वाहन नहीं उठा सकती, तो ये सारी चीजें इसमें होती है। ठीक, सरकार ये बुनियादी सुविधाएं निःशुल्क प्रदान करेगी। 100% साक्षरता और भारतीयों की औसत उपलब्धता की प्राप्ति वृद्धि के लिए केंद्र तथा राज्य दोनों सरकार के पिछले कई वर्षों में अपना शिक्षा के क्षेत्र में व्यय पर वृद्धि करती है। क्या कर रही है कि लगातार सरकार क्या कर रही है, एजुकेशन अच्छी हो तो जो उनका 100% जो उनका लक्ष्य है साक्षरता का कि भाई हम लिटरेसी को बड़ा अच्छा रखेंगे और लिटरेसी को उन सब चीज पर करेंगे, वृद्धि रखेंगे,
इन सब चीजों को आपका देखते हुए शिक्षा क्षेत्र पर ये चीजें हमको देखने के लिए मिली। ये सारे विचार, ये सारी चीजें हमको देखने के लिए मिली। तो एक बार आप अच्छे से शिक्षा वाले चैप्टर को अच्छे से देख लीजिए, जो पॉइंट हमने रखा है, फिर आगे बढ़ेंगे कि निवेश की क्या, शिक्षा और सार्वजनिक व्यय में वृद्धि। क्या आप जानते हैं कि सरकार शिक्षा पर कितना व्यय करती है? सरकार द्वारा किए गए व्यय, कुल व्यय के अधिकांश समर्थक के रूप में समझने के लिए हम व्यय को दो प्रकार से व्यक्त करेंगे, कुल सरकारी व्यय और इसका प्रतिशत तथा सकल आपका उत्पाद। तो पहला है कुल सरकारी व्यय को, दूसरा है सकल घरेलू उत्पाद में इसका प्रतिशत। कुल सरकारी व्यय में शिक्षा पर प्रतिशत सरकारी योजनाओं में शिक्षा के महत्वपूर्ण सूचक है। सकल घरेलू उत्पाद में शैक्षणिक व्यय में प्रतिशत यह व्यक्त करता है कि व्यक्तियों की आय कितना भाग देश के शैक्षणिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है। 1952 से 2014 के बीच कुल सरकारी व्यय पर शिक्षा पर व्यय का 7.92% से बढ़ाकर 15.5% हो गया है। यानी कि जो पहले हम एजुकेशन पे 1952 में जो खर्च कर रहे थे और अब 2014 के बाद जो हमने खर्च किया है, वो हमने एजुकेशन पर कितना बढ़ाया। पहले हम आपका इतना खर्च करते थे 7.92%, यानी कि लगभग 8% हम लोग खर्च करते थे। अब कितना करते हैं? 8 दूनी 16, लगभग हमने इसको क्या कर दिया है? 2 टाइम कर दिया है। तो चीजें हमने क्या कर दी हैं? बढ़ाने का प्रयास किया है कि अगर हम शिक्षा पर अपना खर्च बढ़ा देंगे तो यानी कि जो चीजें हमको 2 साल में प्राप्त होने वाली वो 1 में हो जाएंगी। यानी कि हम एजुकेशन की क्वालिटी एजुकेशन की तरफ और नई नई आधुनिक शिक्षा की तरफ हम लोग आगे बढ़ने के लिए इतना पैसा है हम उसको आपका खर्च कर रहे हैं। इसी प्रकार सकल घरेलू उत्पाद में इसका प्रतिशत 0.64% से आपका बढ़कर 4.13% हो गया है। यानी कि जो जीडीपी में जो एजुकेशन योगदान दे रही थी वो कितना था उसका? 0.64%, लेकिन अब कितना है? 4.13% एजुकेशन का योगदान है जीडीपी को आपका बढ़ाने के लिए। इस संपूर्ण आपके समय अवधि में शैक्षणिक व्यय में वृद्धि समान नहीं रही है, इसमें अनियमितताएं रूप से उतार चढ़ाव आता रहा है। यदि इस सरकारी व्यय के साथ हम व्यक्तियों के द्वारा किया गया निजी व्यय तथा परोपकारी आपका परमार्थ शैक्षणिक संस्थान को शामिल कर लें तो कुल शिक्षा पर व्यय और अधिक होना चाहिए। कह रहे अगर हम और बहुत सारी चीजें हैं जो एजुकेशन की चीज हैं उनको अगर हम ऐड कर लें तो कायदे में और भी शिक्षा पर और अधिक खर्च होना चाहिए। कुल शिक्षा व्यय का एक बहुत बड़ा हिस्सा प्राथमिक शिक्षा पर खर्च होता है। उच्च स्तर तृतीयक शैक्षणिक संस्थान जैसे महाविद्यालयों, बहुतकनीकी संस्थान, विश्वविद्यालय आदि पर होने वाले व्यय में सबसे कम है। यद्यपि औसत रूप से सरकार उच्च स्तर पर शिक्षा पर बहुत कम व्यय करती है, किंतु प्रति विद्यार्थी उच्चतर शिक्षा पर व्यय आपका प्राथमिक शिक्षा की तुलना में अधिक है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वित्तीय संस्थाओं को उच्च स्तर की शिक्षा से प्राथमिक शिक्षा की ओर ले जाना है। कैसा है? जैसे जैसे हम विद्यालय शिक्षा का प्रसार करेंगे तो हम उच्च स्तर शैक्षिक संस्थाओं पर प्रतिशत और अधिक शिक्षकों की आवश्यकता होगी। अतः शिक्षा के सभी स्तरों पर व्यय और वृद्धि करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? व्यय और वृद्धि करनी चाहिए। वर्ष 2014-15 में आरंभिक के प्रति शिक्षा में होने वाले सार्वजनिक व्यय में राज्य के बीच काफी अंतर है। यह हिमाचल प्रदेश में उच्च स्तर पर 34,651 रुपए, वहीं बिहार में 4,088 रुपए है। इसी प्रकार विषमताओं के कारण ही राज्य में शिक्षा के अवसर और शैक्षणिक संस्थान की उपलब्धि में बहुत बड़ा अंतर है। यानी कि कहीं पर आपका इतना 34,651 रुपए खर्च किए जा रहे हैं, कहीं पर आपका ये देखिए 4,088 रुपए खर्च किए जा रहे हैं। तो एजुकेशन पर कौन ज्यादा खर्च कर रहा है पर व्यक्ति? तो ध्यान देंगे तो आपको पता लगेगा हिमाचल, जबकि बिहार बहुत कम कर रहा है। और इन दोनों की इसी विषमता की वजह से क्या हो रहा है कि राज्यों में शिक्षा के अवसर और शैक्षिक संस्थान में भारी अंतर हमको देखने के लिए मिला है। अब राज्य भी क्या करता है? अपने यहाँ आपका शैक्षणिक संस्थानों में
जो अपना बजट आता है उसके लिए कुछ बजट करता है। अगर उसमें कोई राज्य कम पार्टिसिपेट कर रहा है तो वहाँ की एजुकेशन पिछड़ जाएगी, वहाँ के लोगों पर, क्वालिटी ऑफ लाइफ पर उनका बड़ा इफेक्ट और इम्पैक्ट पड़ेगा। ये इसमें बताया गया है, एक बार देख लीजिए फिर आगे। विभिन्न आयोगों के द्वारा शिक्षा व्यय कर वांछित स्तरों के साथ शिक्षा पर कुल व्यय की जायजा इसके अपर्याप्त समझा गया। शिक्षा आयोग 1964-66 की सिफारिशें की। शैक्षणिक उपलब्धियों में समृद्धि दर का उल्लेखनीय सुधार लाने के लिए सकल घरेलू उत्पाद में कम से कम 6% शिक्षा पर खर्च किया जाना चाहिए। वर्ष 2009 में भारत सरकार ने बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कानून बनाया, जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को सभी को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। 1999 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त आपका तत्सम मजदूर समिति के अनुदान लाया गया कि देश में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा व्यय में शामिल करने के लिए 1998-99 में 2010 की वर्षों की अवधि तक 1.3 लाख करोड़ रुपए व्यय करना होगा। सकल घरेलू उत्पाद के 6% के स्तर की तुलना में वांछित वर्तमान 4% व्यय का बहुत स्तर कम है। आने वाले वर्षों में 6% के लक्ष्य तक पहुंचने की आवश्यकता है, जैसा कि सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया जाता है। भारत सरकार ने सभी केंद्रीय कर में 2% शिक्षा उपकर लगाना भी प्रारंभ कर दिया, यानी कि सेस लगाया केंद्र ने कि शिक्षा के लिए अब हम 2% कर लगाएंगे। मान लीजिए कोई चीज आप खरीद रहे हैं, 100 रुपए की थी तो आपको 102 रुपए पे करने पड़ेंगे, और 2 रुपए किसके लिए होंगे? जो फालतू ले रही है। सेस बोलते हैं उपकर को, कर के ऊपर कर उपकर कहलाता है, और जो एजुकेशन के लिए था। एजुकेशन उपकर यानी कि शिक्षा उपकर से प्राप्त राजस्व को प्राथमिक शिक्षा पर व्यय करने हेतु सुरक्षित रखा गया। साथ ही सरकार के उच्च शिक्षा संवर्धन के लिए एक विशाल धन राशि संवर्धन करने की बात की गई। उच्च शिक्षार्थियों के लिए नई ऋण योजना की भी घोषणा की गई। कैसी की गई? नई ऋण योजना की भी घोषणा आपका उसमें की गई। तो ये सारी चीजें थी जो आप इसके अंतर्गत आप देख सकते हो कि कैसे कुछ आपका हो रहा था। अब इसके बाद अगर देखोगे भारत में शैक्षणिक उपलब्धियां, तो सामान्यतः किसी देश की शैक्षणिक उपलब्धियों का आकलन वयस्क साक्षरता स्तर, प्राथमिक शिक्षा आपूर्ति दर, युवा साक्षरता दर द्वारा किया जाता है। सारणी 4.2 में भारत के इन दरों का 2 दशक पर आंकड़े दिए जाते हैं। कैसे हैं? इन सब चीजों में ये आंकड़े दिए जाते हैं। ठीक, इन आंकड़ों को आपका देखना है। अब ये आंकड़े यहाँ दिए गए हैं कि भारत में एजुकेशन लिटरेसी क्या रही है, थोड़ा सा आप इसको देख सकते हो। ठीक, अच्छा, अगर पूछ लिया जाए ना वयस्क साक्षरता दर, तो 15 वर्ष से ऊपर है, और साक्षरता आपके दर में 7 वर्ष से ऊपर के जो बच्चे हैं हम उनको ऐड करते हैं। ठीक, ये हमको एक बार देख लीजिए फिर आगे चलिए। तो इस तरीके से हमने एजुकेशन पर होने वाले खर्च उनके विषय में पढ़ा। फिलहाल आप लोग इसको एक बार घर जाकर पूरा अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। किसी का कोई क्वेरी, कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।